नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और अनएडिटेड के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश में के कई राज्यों में चुनाव का माहौल है और आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीतिक रूप से बहुत ही दिलचस्प प्रदेश केरला की। केरला में आगामी 9 तारीख को चुनाव हैं जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे। अमूमन केरला का जो ट्रेंड रहा है वहाँ पर हमेशा से जो लड़ाई रही है वो एलडीएफ और यूडीएफ के बीच रही है, लेकिन इस वक्त बीजेपी एक मजबूत ताकत के रूप में वहाँ पर उभर रही है। कल ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना वहाँ पर मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें बहुत बड़े बड़े वादे किए वोटर्स को लुभाने के लिए। अब चाहे वो विमेन सेंट्रिक हो या अदर वेलफेयर स्कीम्स हो, अब क्या वो वादे उनको सत्ता में ला पाएंगे, किस तरह का वहाँ पर समीकरण है, किस तरह का माहौल है और किस कोलेशन को यानी किस गठबंधन को वहाँ पर एज है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण शर्मा। वरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अभिषेक, मुझे मौका देने के लिए। बहुत सही बात आपने की है कि केरल के अंदर जो ये भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए हैं, आपने बहुत आशावादी रहते हुए बहुत पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ये बात की है कि क्या वो उनको सत्ता में ला पाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय केरल में खाता खुल जाए और भारतीय जनता पार्टी कुछ अच्छा कर जाए, वोट प्रतिशत अपना बढ़ा जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। सत्ता में आने के लिए मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी भी सोच रही होगी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपना पूरा दमखम इस चुनाव में लगाएगी और 2014 के बाद से ये देखा जा रहा है कि पार्टी हर चुनाव को जीतना चाहती है। तो जहाँ तक आपने ये बात की कि भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनावों में अपना किस तरीके का प्रदर्शन करेगी। वरुण, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। थोड़ा सा हम जरूर 2026 विधानसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलना चाहता हूं। पहले हम चर्चा करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव की, क्योंकि काफ़ी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस बीजेपी का वहां पर रहा है और बहुत अच्छा वोट प्रतिशत वो लोग लेकर के आए। हालांकि उन्होंने सीट नहीं जीती, लेकिन थोड़ा सा डेटा के साथ हमारे दर्शकों के लिए आप थोड़ा सा उसका बताइए कि किस तरह का चुनाव बीजेपी ने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा और उसका क्या फर्क पड़ सकता है आगामी चुनाव पे। नहीं, 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था और उसमें बीजेपी ने सीट जीती थी, खाता खोला था। सुरेश गोपी त्रिशूर से पहली बार भारतीय जनता पार्टी का सांसद जीत के आया था केरल से, और वो सुरेश गोपी थे और वो अब केंद्र में मंत्री भी हैं। जहाँ तक आपने ये बात की कि 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया केरल में, वो बात बिल्कुल ठीक है। तथ्यों के आधार पे भी ये कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए ने लगभग 19% से ज़्यादा वोट 2024 के चुनाव में पाए और त्रिशूर की सीट, जैसा हमने बताया आपको, कि वो भारतीय जनता पार्टी जीती, पहली बार लोकसभा में सांसद जीता भारतीय जनता पार्टी का केरल से। और तिरुवनंतपुरम जो सीट थी, वहाँ से जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, राजीव चंद्रशेखर, उनका फोटो भी यहाँ लगा हुआ है, उन्होंने शशि थरूर को बहुत कड़ी टक्कर दी तिरुवनंतपुरम में और लगभग 16,077 वोटों से वो शशि थरूर से चुनाव हारे। इनके अलावा, इन 2 सीटों के अलावा 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसी सीटें थी जहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अगर मैं लोकसभा चुनावों को विधानसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो हर एक लोकसभा क्षेत्र में केरल में 7 विधानसभाएं आती हैं। इस तरीके से 20 लोकसभा सीटें हैं और 140 विधानसभा सीटें हैं केरल के अंदर। 2024 में 4 ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जहां भारतीय जनता पार्टी को 60,000 से ज़्यादा वोट मिले। ये बहुत गौर करने वाली बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारतीय जनता पार्टी ने 60,000 से ज़्यादा वोट लिए। नट्टिका एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को 66,000 से ज़्यादा वोट मिले। पुथुकड़ त्रिशूर के अंदर एक विधानसभा सीट आती है, 62,000 से ज़्यादा वोट मिले। निमोम, जहाँ खुद राजीव चंद्रशेखर, जैसा मैंने बताया, चुनाव लड़ रहे थे, अब निमोम से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उस समय लोकसभा के प्रत्याशी थे तिरुवनंतपुरम से। वहाँ निमोम में, जिसकी ऐसा माना जा रहा है कि बहुत अच्छी टक्कर देंगे राजीव चंद्रशेखर, 61,000 से ज़्यादा वोट उनको वहाँ पर मिले थे। और निमोम के बारे में मैं एक और बात दर्शकों के लिए बता दूं वरुण, निमोम वही सीट है जहाँ पर एक तरह से जड़ें बीजेपी की
जिसको जमाने में बहुत बिल्कुल, बड़ा रोल बिल्कुल था। सही। पहली क्योंकि बार 2016 में पहला जी, चुनाव वहां से जीता। बिल्कुल बिल्कुल 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने जो केरल की असेंबली में अपना खाता खोला था पहली बार, वो निमोम निमोम सीट से से ही ही था, खाता जी, खोला था, जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओ राजगोपाल चुनाव में जीत दर्ज कर गए थे। तो बिल्कुल आपने सही बात बोली। इसके अलावा जो चौथी सीट थी मनलूर की सीट, वहां भी 61,000 से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिले थे। इसके अलावा 7 सीटें थी जहां पे 50,000 से ज्यादा वोट। विधानसभा क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, अगर हम 2024 के लोकसभा चुनावों के सीटों को विधानसभा में बदल के उनको देखें। जी, ट्रांसलेट करके देखें तो वोट कहां पे मिले। 7 सीटें ऐसी थी जहां 50,000 से ज्यादा वोट मिले। ये थी मंजेश्वर, ओलूर, त्रिशूर, इरिंजलकोडा, अतिंगल, वत्तेयूरकावु एंड कजकुट्टम। इसके अलावा 17 ऐसी सीटें थी जहां पे 40,000 से ज्यादा वोट मिले। कासरगोड उसमें शामिल थी, पलक्कड़ उसमें शामिल थी, गुरुवयूर, वर्कला की सीट थी, वामनपुरम थी, कायमकुलम थी, हरिपत थी। ऐसी 17 सीटें थी जहां पे 40,000 से ज़्यादा वोट मिले। और कुल 19 सीटें थीं, चाहे वो कोनघाट की सीट हो, कोयिकोड नॉर्थ हो, अरूर हो, उड़मा हो, रन्नी हो, कोन्नी हो, अडूर और अरुविकरा, ऐसी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को 30,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। तो 2024 का जहाँ तक आपने बात बोली कि बिल्कुल सही बात बोली, 11 कुल विधानसभा सीटें थी 2024 के लोकसभा चुनावों में, जहाँ भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 रही थी। मतलब कि वहाँ पे उन्होंने लीड गेन की थी, चाहे वो मनलूर की सीट हो, ओलूर, त्रिशूर, नटिका, इरिंजलकुड़ा और पुथुकड की सीट हो। ये 6 की 6 सीटें त्रिशूर लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। 7 में से 6 त्रिशूर की जो लोकसभा क्षेत्र था वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में बढ़त बनाई थी। इसके अलावा जहां राजीव चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे थे तिरुवनंतपुरम की लोकसभा सीट, वहां पे निमोम, वत्तेयूरकावु और कजकुट्टम सीटों से भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई थी। इसके अलावा 2 और सीटें थी अतिंगल और कत्तकाड़ा की, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी खासी बढ़त बनाई थी। अतिंगल में तो वी मुरलीधरन तीसरे नंबर पे आए थे, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। लगभग 32% वोट उनको वहां पर मिला था। और अगर देखा जाए तो इन सीटों के अलावा 9 ऐसी विधानसभा सीटें थी, 11 पे तो लीड पे रही, जहां पे भारतीय जनता पार्टी रनर अप रही, यानी कि दूसरा स्थान उनको प्राप्त हुआ। वो कासरगोड की सीट थी, मंजेश्वर की सीट थी, हरिपत, कायमकुलम और पलक्कड़ की सीट थी। और इसके अलावा तिरुवनंतपुरम की विधानसभा का क्षेत्र भी, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे रही थी। वर्काला, कोवलम और नयटिंकारा सीट, यहाँ पर भी नयटिंकारा सीट में भी भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे रही थी। जी बिल्कुल वरुण, आपने डेटा के साथ दर्शकों को समझाया कि किन किन सीटों पर बीजेपी की लीड थी। आपने लोकसभा चुनाव से उसका एक तरह से कंपैरिजन करते हुए समझाया। अब मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ आने वाले चुनाव के बारे में। आने वाले चुनाव में बड़े स्पेसिफिकली आप बताइए कि कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी को बढ़त है, जहां पर बीजेपी जीत सकती है। आप पूरा कैंपेन आपने देखा है किस तरह से है, पुराना डेटा आपके पास है, 2024 चुनाव को आपने कंपेयर किया, तो उस आधार पर थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि आगामी चुनाव में कौन सी वो मजबूत सीटें हैं जहां पर बीजेपी या तो बहुत अच्छा कर सकती है या वो सीटें जीत सकती है। नहीं, ठीक बात है। 2024 में जो, जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा था, उसके आधार पे ये दावे के साथ तो नहीं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उस स्थिति में है कि इस बार ना केवल अपना खाता खोले। 2021 में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में अपना खाता नहीं खोल पाई थी। 2016 की सीट, जैसा हमने पहले जिक्र किया, निमोम में जो ओ राजगोपाल जीते थे, वो सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। तो अब भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौती है ये कि विधानसभा में वो एक बार फिर से अपना खाता खोले। तो अगर 2024 की बात करें तो एनडीए को कुल, अगर जो मैं देख रहा हूँ, कुल जमा वोट जो 2024 में मिले थे वो लगभग 38 लाख के ऊपर वोट मिले थे। ये बहुत बड़ा आंकड़ा बड़ा आंकड़ा है ये। भारतीय जनता पार्टी के पुराने प्रदर्शन को देखते हुए 38 लाख वोट एनडीए को मिले थे, जिसमें भारत धर्म जनसेना भी शामिल थी। पिछली बार 4 लोकसभा क्षेत्रों पे भारत धर्म जनसेना ने प्रत्याशी उतारे थे। भारतीय जनता पार्टी ने 16 लोकसभा क्षेत्रों पे अपने प्रत्याशी उतारे थे। भारतीय जनता पार्टी को 33 लाख से कुछ ज़्यादा वोट और भारत धर्म जनसेना को 5 लाख से कुछ ज़्यादा वोट मिले थे। तो इस तरीके से 38 लाख से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को 2024 में मिले थे। अब आपने बात की 2026 की। 2026 की जहाँ तक बात है तो सबसे पहली सीट जो जहन में आती है वो निमोम की सीट है, जो तिरुवनंतपुरम के अंदर आती है, जहाँ से राजीव चंद्रशेखर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं।
राजीव चंद्रशेखर का सामना सिटिंग एमएलए जो हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के V7 कुट्टी उनके साथ है। साथ ही साथ कांग्रेस के KS सबरीनाथन वो भी चुनाव मैदान में हैं। ये निमम की वही सीट है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक तरीके से प्रेजेंस माना जा रहा है और ये नंबर 1 सीट है, A लिस्ट की सीट है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सीटें इस तरीके से डिवाइड की हैं कि A लिस्ट की सीटें कौन सी, यानी कि जिन पर सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है। तो ये निमोम की वो सीट है जहाँ से सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, निमोम की इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में अच्छी खासी बढ़त बनाई थी। 61,000 के ऊपर वोट राजीव चंद्रशेखर को यहाँ पर मिले थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो शायद लगता है कि बीजेपी ये सीट निकालने की स्थिति में है। 2021 का चुनाव भी अगर देखें तो शिवनकुट्टी ने बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं के राजशेखरन, जो अभी अरनमुला से चुनाव लड़ रहे हैं इस बारी, जो गवर्नर भी रहे हैं पूर्व में, उनको केवल 3,900 कुछ वोटों से मात दी थी। तो इस कांग्रेस के कैंडिडेट थे के मुरलीधरन, जो के करुणाकरन के बेटे हैं, वो तीसरे नंबर पे आए थे इस सीट से। ये बात की हमने निमोम की। अभी एक दूसरी सीट है पलक्कड़ की सीट। पलक्कड़ की सीट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे पिछले कई चुनावों में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लोकल बॉडी इलेक्शन की भी अगर बात करें, लोकल बॉडी में भारतीय जनता पार्टी यहाँ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस बार भी बनी है। और पलक्कड़ की सीट की जहाँ तक बात करें तो शोभा सुरेंद्रन, वो भी काफ़ी केरल में वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, वो चुनाव मैदान में इस बारी पलक्कड़ से। और पिछली बार 2024 का जो चुनाव हुआ था वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में रनर अप थे और 2021 में भी रनर अप थी। 2021 में किसने यहाँ से चुनाव लड़ा था? ई श्रीधरन, मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने यहाँ से चुनाव लड़ा था और कुल 3800 कुछ वोटों से वो कांग्रेस के प्रत्याशी से चुनाव हारे थे। इस बार शोभा सुरेंद्रन का मुकाबला रमेश पिशावरडी, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, और NMR रज्जाक के साथ है, जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट उनको बैक कर रहा है। तो ये एक ये सीट भी है जहां से भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव जीत सकती है। इसके अलावा मंजेश्वर की सीट, मंजेश्वर सीट के बारे में काफ़ी रोचक तथ्य है। ये ऐसी सीट रही है जहाँ से के सुरेंद्रन बार बार चुनाव लड़ रहे हैं। ये के सुरेंद्रन वही हैं जिन्होंने पिछला लोकसभा चुनाव राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड से लड़ा था। बार बार इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और इसे कहना चाहिए काफ़ी अनलकी रहे हैं। बार बार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है UDF, उसका हिस्सा है, उसके प्रत्याशी से चुनाव हार जाते हैं। पिछला चुनाव सिर्फ 745 वोटों से हारे, उससे पिछला चुनाव 89 वोटों से मेरे ख्याल से हारे वहाँ पर। और मतलब जिसे कहते हैं कि बिल्कुल थोड़ा सा कम रह जाना। इस बार फिर से के सुरेंद्रन चुनाव मैदान में हैं। पिछली बार जिससे हारे AKM अशरफ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के, वो मैदान में हैं। CPIM के जयनंद भी इस बार चुनाव मैदान में है। तो देखना बहुत रोचक होगा कि इस बार वहाँ पर क्या रहता है। मंजेश्वर की सीट में हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी रनर अप वहाँ पर भी रही थी। इसके अलावा कज्जाकुट्टम की सीट है, यहाँ से V मुरलीधरन, जो पूर्व में नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली थी। तो ये एक और सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही है कि वो खाता खोल ही नहीं पाएगी बल्कि एडिशन करेगी कज्जाकुट्टम की सीट को पहली बार जीत के। V मुरलीधरन का मुकाबला यहाँ कांग्रेस के शरद चंद्र प्रसाद और के सुरेंद्रन, CPIM के के सुरेंद्रन हैं, ये उनके साथ हो रहा है। पिछला मुकाबला यहाँ से शोभा सुरेंद्रन ने लड़ा था 2021 में, वो हारी थी, लगभग 23,000 वोटों से ज़्यादा से हारी थी। इसके बाद 5वीं सीट अगर मैं कहूँ तो वट्टेयूर कावू की सीट है। ये वट्टेयूर कावू की सीट भी तिरुवनंतपुरम के अंदर ही आती है और ये R श्रीलेखा यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है। पूर्व जो IPS ऑफिसर रही हैं, पहली DGP थी जो केरला से आई थी महिला, और केरला की पहली एक तरीके से देखा जाए तो IPS ऑफिसर महिला वो रहीं। और ये ऐसी सीट है वट्टेयूर कावू की जहाँ से भारतीय जनता पार्टी, अगर हम हिस्ट्री देखें, इतिहास में नज़र डालें तो लगातार अच्छा प्रदर्शन देती आई है। जीत नहीं पाई है लेकिन
बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे भारतीय लेकिन जनता पार्टी। कंसिस्टेंसी जरूर बरकरार रखी है वरुण। बिल्कुल बिल्कुल कंसिस्टेंसी बहुत बरकरार रखी है और इस सीट पे 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी लीड पे थी। श्रीलेखा का मुकाबला यहाँ पे CPIM के VK प्रशांत के साथ है, जो कि इस समय सिटिंग MLA हैं, और कांग्रेस के K मुरलीधरन, यानी जो K मुरलीधरन इनका जिक्र मैंने किया, K करुणाकरन, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के केरल में, उनके पुत्र यहाँ पे चुनाव मैदान में हैं। पिछली बार जो बीजेपी के VV राजेश थे वो CPIM कैंडिडेट से लगभग 21,000 वोटों से जीते थे, एक VK प्रशांत से, जो अब फिर से लड़ रहे हैं। इसके अलावा मल्लमपुजा की सीट है, यहाँ पे भी कई लोग बोल रहे हैं, प्रोजेक्शंस आ रहे हैं कि बीजेपी यहाँ बहुत अच्छा करेगी, हो सकता है 40% के ऊपर वोट यहाँ पर ले आए। 2021 में C कृष्ण कुमार यहाँ पे CPIM के प्रभाकरन से 25,000 वोटों से हारे थे। इस बार प्रभाकरन CPIM के मैदान में हैं, कांग्रेस के A सुरेश भी हैं, और 2024 के लोकसभा चुनाव में 48,000 से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर मिले थे। C कृष्ण कुमार फिर चुनाव मैदान में हैं। त्रिशूर सुरेश गोपी की वजह से सबकी नज़र इस बार इस विधानसभा सीट पर भी रहेगी कि सुरेश गोपी क्या डिलीवर कर पाते हैं। बहुत अहम मुकाबला है यहाँ पे। अभी मैंने K करुणाकरन के पुत्र की बात की, अब K करुणाकरन की पुत्री पद्मजा वेणुगोपाल, दोनों अलग अलग पार्टी में हैं, पहले एक ही पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन पद्मजा वेणुगोपाल अब भारतीय जनता पार्टी में हैं और यहाँ पे कड़ा मुकाबला कर रही हैं, वो दे रही हैं। यहाँ कांग्रेस के राजन पल्लन और CPI के अलनकोड लीला कृष्णन CPI के मैदान में हैं। बीजेपी यहाँ पे 2024 के जो 11 विधानसभा सीटें मैंने बताई जहाँ पे लीड पे थी, यहाँ पर भी लीड में थी। पद्मजा वेणुगोपाल पिछली बार ये चुनाव हारी थी, वो तब कांग्रेस पार्टी से लड़ी थी और बहुत कम वोट 946 वोटों से ये चुनाव हारी थी। इसके बाद है इरेंजलकुडा सीट भी एक ऐसी सीट है जो कि त्रिशूर के अंदर ही आती है और बीजेपी यहाँ पर भी लीड कर रही थी 2024 के लोकसभा चुनावों में। और यहाँ से इस समय बीजेपी के कैंडिडेट हैं संतोष चेराकुलम, उनका मुकाबला केरला कांग्रेस के एडवोकेट थॉमस उनियायादव और डॉक्टर R बिंदु, जो CPIM की यहाँ पे सिटिंग MLA हैं, उनके साथ है। बीजेपी यहाँ से भी लीड कर रही थी जैसा मैंने कहा, और 59,000 वोटों से ज़्यादा से 2024 के लोकसभा पोल में वो लीड कर रही थी। इसके अलावा अतिंगल और कत्तकाड़ा, ये दो ऐसी सीटें हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। अतिंगल में भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में लीड की थी, 50,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। कट्टकाड़ा में भी 40,000 से ज़्यादा वोट मिले थे और लीड करी थी। अतिंगल में इस बार एडवोकेट P सुधीर चुनाव मैदान में, पिछली बार भी P सुधीर चुनाव मैदान में थे और 31,000 वोटों से हारे थे। इस बार कट्टकाड़ा में PK कृष्णदास चुनाव मैदान में हैं, पिछली बार भी थे, तीसरे नंबर पे आए थे। लेकिन इन सीटों पे, ये ऐसी 10 सीटें मैंने जिक्र किया जहां पे भारतीय जनता पार्टी को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। इसके अलावा एक और सीट है जो जहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में नहीं है, वो सीट उन्होंने अपने सहयोगी पार्टी, जो नई सहयोगी पार्टी आई है साबू M जैकब की, उनके लिए छोड़ी है TT पार्टी, यानी 2020 पार्टी, और उनके लिए छोड़ी है। वो जो पार्टी है 2020 पार्टी, वहाँ उसने यहाँ कोनाथुनाट सीट पे, जो कि एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, वहाँ 28% वोट के लगभग पिछली बार 2021 के चुनाव में मिले थे। तब भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा बड़ी प्लेयर नहीं है, 5% के करीब वोट मिले थे। लेकिन अगर इन दोनों के वोट शेयर को जोड़ा जाए 2021 में, तो 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या NDA का कैंडिडेट या 2020 पार्टी दूसरे नंबर पे आ जाती, तीसरे नंबर पे रहती, दूसरे नंबर पे आ जाती। और लोकसभा चुनाव का तो तथ्य बहुत ही रोचक है। लोकसभा चुनाव में भारत धर्म जन सेना ने यहाँ से जो प्रत्याशी था उसका, यहाँ पे जो लोकसभा क्षेत्र आता है एर्नाकुलम का, इस सीट पे, कोनाथुनट की सीट पे भारत धर्म जन सेना और 2020 पार्टी के कैंडिडेट के अगर वोटों को मिला लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी NDA आगे था। यानी कि ये एकमात्र ऐसी सीट लगती है निमोम के अलावा जहां से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा लग रहा है कि परफॉर्मेंस, शॉर्ट सीट ये एक तरीके से हो सकती है। इसके अलावा अगर ये तो मैंने बताया कि इन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छा करती दिख रही है। इसके अलावा तिरुवल्ला, नट्टिका, कासरगोड, अरनमुला और चथनूर की सीटें भी हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि वो कुछ करिश्मा कर दिखाएगी। अगर मैं नट्टिका की बात करूं, वहाँ पे CC मुकुंदन,
जो कि सीपीआई के पूर्व एमएलए हैं, उनको टिकट नहीं मिला तो वो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जैसा मैंने बताया, नट्टिका ऐसी विधानसभा सीट है जहां से 2024 में बीजेपी को बढ़त मिली थी, तो नट्टिका में चुनावी मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी है। अरनमुला में जैसे मैंने आपको बताया, सीनियर लीडर कुम्मनम राजशेखरन चुनाव मैदान में है। अरनमुला की सीट से 2021 में बीजेपी को 18% वोट मिले थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में अरनमुला की सीट पे भी बीजेपी के वोट बढ़े हैं। इसके बाद चथनूर की सीट जो है, यहाँ पे भी बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनावों में 30,000 से ज़्यादा वोट मिले। बीपी गोपा कुमार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और बीबी गोपा कुमार को 31% वोट मिले थे 2021 में और वो रनर अप थे। तो ये ऐसी सीटें हैं जो मैंने बताया। इसके अलावा अगर लोगों की बात करें तो पूंजार की सीट, पाला की सीट और आपकी वाइकोम की सीट, कंजरापल्ली की सीट, ऐसी और कई सीटें हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। वरुण, ये आपने बड़ा डिटेल में समझाया, आंकड़ों के साथ ये चीज़ समझाई, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में इस चर्चा के कहा कि अमूमन हमें देखने को मिला है कि जो मुकाबला होता है वो एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में रहा है हमेशा से। लेकिन इस बार जैसे आपने तथ्यों के साथ बताया कि बीजेपी कितना स्ट्रांगली अपने आप को मजबूत करती जा रही है, तो अगर ऐसी स्थिति बनती है, जैसे आपने बताया कि करीब आपने 10 सीटों के बारे में बताया जहां पर बीजेपी स्ट्रांग है, तो अगर ये 10 सीटें बीजेपी जीत जाती है तो क्या एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट की स्थिति केरला में बन सकती है? और ऐसी स्थिति में कौन किसके साथ जाएगा? निश्चित तौर पे बीजेपी कांग्रेस लेड फ्रंट के साथ तो नहीं जाएगी। तो क्या ऐसा मान के चल सकते हैं कि अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट आ जाता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी और एलडीएफ का गठबंधन हो सकता है कांग्रेस को रोकने के लिए? इस पर थोड़ा दर्शकों को थोड़ा समझाइए। ये तो भविष्य का प्रश्न है और मैं जिसे कहते हैं कि इसको कैसे कहा जाए, लेकिन एक बात तो तय है कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, क्योंकि स्थिति आपके जिस तरह का आपने बताया बिल्कुल उस तरह की बन सकती है, क्योंकि 10 सीटों पे बीजेपी स्ट्रांग है और निरंतर मजबूत होती जा रही है। केरल में ऐसी स्थिति बन सकती है। 2011 में कुछ ऐसी स्थिति बनी थी जब यूडीएफ ने जब सरकार बनाई तो 72 का आंकड़ा था, बहुमत के लिए संख्या थी 71 और यूडीएफ के 72 आए थे और एलडीएफ के 68 थे, तो बहुत करीबी मुकाबला था। जहां तक अगर आप बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा मुकाबला होता है, भारतीय जनता पार्टी 5, 6, 7, 10 तक अगर डबल डिजिट में आ जाती है तो किसकी सरकार बनाएगी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि एलडीएफ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ रही है, एक दूसरे के ओपोजिट है, तो ये सोचना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल कार्य होगा। वैसे राजनीति में राजनीति में तो खैर कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन अभी ये कहना मेरे गर्भ में इसका जवाब है। लेकिन देखिए, लेफ्ट और बीजेपी कहीं ना कहीं साथ आए थे 1989 में, अगर आप देखो तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनाने के लिए, लेकिन अब ये ऐसा हो पाना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल। वरुण, थोड़ा सा बीजेपी के मैनिफेस्टो पे भी चर्चा करेंगे। कल बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, तमाम बड़े बड़े वादे किए, जो महिलाओं के लिए काफ़ी चीज़ें अनाउंस की गई, रेल कॉरिडोर वहाँ पर अनाउंस किया गया और कहा गया कि केरला में पहला एम्स केरला को मिलने जा रहा है। तो उस पर थोड़ा दर्शकों को बताइए कि क्या इसका प्रभाव होगा, और जिस तरह के एक तरह से जैसे अंग्रेजी में कहते हैं एम्बिशियस बहुत प्रोमिसेस बीजेपी ने किए, तो क्या ये वोट में भी तब्दील हो पाएंगे? देखिए, विकसित केरलम विजन के साथ राजीव चंद्रशेखर चुनाव में गए हैं 1 साल से ज़्यादा, क्योंकि वो खुद आईटी जाइंट रहे हैं। जी, तो जी, ये थोड़ा इसके ऊपर हमने एक अलग से शो भी हम लोग कर किया था। राजीव चंद्रशेखर के ऊपर 1 साल से ज़्यादा अब हो गया कमान संभाले हुए प्रदेश की उन्होंने, और एक भविष्य का विजन उन्होंने प्रस्तुत किया है इस मैनिफेस्टो के जरिए। विकसित केरलम विजन जो प्रधानमंत्री का विकसित भारत का विजन है, उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये मैनिफेस्टो प्रस्तुत किया है। अब मैं जब देख रहा था इस मैनिफेस्टो को, माना जा रहा है 16 महत्वपूर्ण इसमें चीज़ें हैं। इसमें से एक है भक्ष्य आरोग्य सुरक्षा कार्ड की 2,500 रुपये की, ये जो बीपीएल फैमिलीज़ की, जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ की महिलाएं हैं, उनको ये गारंटी एक तरीके से मंथली रिचार्ज दिया जाएगा, राशन और दवाइयों के लिए, ग्रॉसरीज और मेडिसिन वगैरह के लिए। तो देखिए, महिलाओं के ऊपर तो फोकस है, महिलाओं के ऊपर फोकस सारी पार्टी कर रही है। बिहार में अभी देखिए किस तरीके से हुआ। बिल्कुल, यही सवाल मेरा आपसे था, इससे मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसी ट्रेंड पे हमने जैसे हरियाणा में देखा, हमने जैसा महाराष्ट्र में देखा, जैसा हमने बिहार में देखा, और निश्चित तौर पे इन चीज़ों ने काम किया। वुमेन वोटर जो पहले वोट करने कहीं नहीं निकलते थे, तो नरेंद्र मोदी की अपील का और इस तरह की वेलफेयर स्कीम्स का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है।
तो क्या इस बार ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बीजेपी के लिए हो सकता है, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत सारे वादे किए गए हैं, चाहे उसमें एलपीजी सिलेंडर हो, चाहे 3,000 रुपये की महीना की आर्थिक सहायता हो, और इसमें ये आपने जो एक आपने बताया 2,500 रुपये दवाइयों और ग्रोसरीज़ के लिए, ये भी महिलाओं को एक तरह से बहुत नहीं, वही सशक्त करने की बिल्कुल स्कीम हो बिल्कुल सकती है। वही मैं कह रहा था कि महिलाओं के लेकर काफ़ी इस चुनावी मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने चीज़ों को रखा है। जैसे जो हमने अभी आरोग्य सुरक्षा कार्ड की बात की, उसी तरीके से 2 एलपीजी सिलेंडर की जो अभी पूरी जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, तो ओणम और क्रिसमस के दौरान एक तरीके से ये भी एक तरीके का मैसेजिंग भारतीय जनता पार्टी ने की है, वो कि ओणम और क्रिसमस के दौरान 2 फ्री एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। तो महिलाओं के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है। इसके अलावा 3,000 पर मंथ, 3,000 पर हर महीने सीनियर सिटीजन्स को जो 70 साल के ऊपर हैं, विधवा महिलाओं को, और जो भी ज़रूरतमंद महिलाएं होंगी उनको भी दिया जाएगा। और ये बहुत जिस तरीके का वादा है वो दर्शाता है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लाडली बहन योजना, महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना, और झारखंड में अब तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना, वो भी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही, और उन्होंने इन पार्टी को जीत दर्ज कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये सब बिल्कुल पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करे, इसके लिए मैनिफेस्टो में ये सारी चीज़ों को रखा गया है। इसके अलावा हाई स्पीड रेल, केरला एम्स, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर है, उसको भी ध्यान में रखा गया है। इकोनॉमिक हब्स बनाने की बात हुई है, जॉब क्रिएशन के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बहुत फोकस रहा है। इसके अलावा टेम्पल मैनेजमेंट जैसे देवस्थानम बोर्ड्स को लेकर, और ये करप्शन प्रोब, सीबीआई की इंक्वायरी का भी, सबरीमाला गोल्ड थेफ्ट का जो मामला है उसको भी बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया है। तो एक तरीके से महिलाओं को, वेलफेयर स्कीम्स को लेकर फोकस में, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर, और साथ में फेथ को भी लेकर, रिलीजन फेथ को भी लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है अपने मैनिफेस्टो के अंदर। ये बिल्कुल निश्चित तौर पे वरुण, तैयारियां तो सभी पार्टियों की कड़ी है, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा उसके लिए तो हमें इंतज़ार करना होगा 4 तारीख का। तब तक के लिए इसी तरह के डिस्कशन और इलेक्शन से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ।